जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा मान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं सियासत। देश में विकास पुरुष की छवि के रूप में जाने जाने वाला चेहरा, वो ऐसा चेहरा है जिसको भारतीय जनता पार्टी अगले पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में देख रही है और उसी चेहरे की आड़ में आम चुनाव में अपना झंडा गाड़ने की फिराक में है। यह हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की। हम मोदी के कोलकाता नामों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मोदी बोले और सरकार चुप रखे, ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी के भाषण पर यूपीए ने तेवर तल्ख करते हुए जमकर साधा निशाना। वहीं नरेंद्र मोदी के भाषण पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलबीर पुंज ने जमकर की उनकी तारीफ, साथ ही मोदी को एक अच्छा नेता भी बताया। यूपीए सरकार पर मोदी का कटाक्ष, बोले कैलेंडर नहीं घड़ी देख रहे हैं सरकार। मोदी का केंद्र सरकार पर कटाक्ष। गांधी परिवार पर फिर फूटा विकिलीक्स बम, राजीव गांधी के बाद अब इंदिरा गांधी पर विकिलीक्स का खुलासा। कहा इमरजेंसी के समय इंदिरा के घर में था अमेरिकी जासूस। दिल्ली का दीपक भारद्वाज मर्डर केस, अपने पिता की हत्या की साजिश रचने के आरोप में दीपक का बेटा नितेश गिरफ्तार, वकील बलजीत भी हुआ अरेस्ट। और यूपी की ये कैसी पुलिस, बुलंदशहर की घटना, पुलिस ने रेप की शिकायत करने आई बच्ची को ही डाला हवालात में। राजधानी दिल्ली में महिला कारोबारियों को संबोधित करने के ठीक एक दिन बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता में वहां के उद्यमियों से रूबरू हुए। यहां अपने भाषण में मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार की जमकर तारीफ की, जबकि पूर्ववर्ती वाम सरकार पर जमकर निशाना साधा। या फिर यूं कहें कि दिल्ली की तरह की कोलकाता में भी गुजरात और सिर्फ गुजरात का गुणगान करते नहीं थके। आकर्षक व्यक्तित्व के धनी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलना शुरू करते हैं तो तालियां बजना लाजमी है। कोलकाता में जब मोदी उद्योगपतियों को संबोधित कर रहे थे तो कई बार तालियां बजी। मोदी ने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। आनंददायक सुबह से मेरा दिन प्रारंभ हुआ है और आप सबको देख करके उत्साह और बढ़ेगा, मुझे विश्वास है। और कोलकाता से आप लोगों से बहुत कुछ सीख करके मैं गुजरात जाऊंगा और बहुत सारी बातें मैं गुजरात में लागू करूंगा, इतना मुझे पूरा भरोसा है। कि दुनिया के लिए भले ही ज्ञान की सदी 21वीं सदी में आई हो, लेकिन बंगाल में ज्ञान की सदी का उदय 18वीं 19वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ है। क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक,
और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। और मुझे विश्वास है कि इन दिनों जो प्रयास हो रहे हैं वो गड्ढे भरने की दिशा में हो रहे हैं। और दिल्ली में जो यूपीए सरकार बैठी है उसको विकास के लिए कोई काम करना हो, कोई निर्णय करना हो, 2-2 साल हो गए फाइलें वैसी की वैसी पड़ी है। वे कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। कैलेंडर तो उनको 2014 दिखाता है, लेकिन वो घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं कि शाम को क्या होगा। जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो एक विश्वास पैदा हुआ था, यार कुछ होना है, अब तो कुछ होगा, और एक माहौल पनपा था। मित्रों, अचानक 21वीं सदी का ये पहले दशक का ही उत्तरार्ध हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं कि केंद्र को धीरे 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 गिरता चला जा रहा है। 2000 मेगावाट डेफिसिट के बावजूद भी गुजरात ने 24 घंटे बिजली गांव को भी देने में सफलता पाई, और आज गुजरात का कोई भी गांव घर ऐसा नहीं होगा जहां बिजली होगी 24 घंटे बिजली मिलती है। अब कई राज्य ऐसे हैं हिंदुस्तान में जहां बिजली आना एक खबर होती है, हमारे यहां बिजली जाना ये खबर होती है। हमारे सैनिकों को मार दिया जाए, उनका सर काट करके ले जाया जाए, और यहां सम्मान समारोह के भोजन होते रहे। मित्रों, इस देश के विदेश मंत्री विदेश में जाकर के दूसरे देश का कागज उठा करके वो भाषण पढ़ रहे हैं। हमारे सैनिकों को मार दिया जाए, उनका सर काट करके ले जाया जाए, और यहां सम्मान समारोह। इन मुद्दों के अलावा भी मोदी ने युवा शक्ति का भी गुणगान किया। मोदी के पूरे भाषण में जहां गुजरात और कोलकाता के विकास के कसीदे पढ़े गए, वहीं सरकार को कई मुद्दों पर घेरा गया। बहरहाल मोदी जिस तरह ताबड़तोड़ भाषण दे रहे हैं, वो दूसरी तरफ इशारा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो इसे मोदी का महिमा मंडन कहिए या उनकी काबिलियत कहिए या विकास पुरुष का तमगा कहिए, आजकल वो जहां भी जाते हैं, जिस स्टेट में पहुंचते हैं, वहां की सरकार के सुर में सुर मिलाते हैं, अगर उन्हें लगता है कि आने वाले चुनावों में इससे कोई फायदा होने वाला है। कुछ ऐसा ही उन्होंने कोलकाता में भी किया, ये कहकर कि वर्तमान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब टीएमसी सुप्रीमो के बारे में उन्होंने ये कहा है तो आप समझ जाइए कि संकेत किस ओर है। फिलहाल इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी जुड़ रही हैं। अग्निमा जी, दिल्ली के बाद कोलकाता पहुंचते हैं मोदी, गुणगान करते हैं वर्तमान सरकार का। इससे पहले कभी शायद ममता बनर्जी की तारीफ हमने या लोगों ने उनके मुंह से नहीं सुनी होगी, लेकिन अब उनके स्टेट में जाके उनकी तारीफ करना क्या संकेत दे रहे थे 2014 के लिए कुछ अलग समीकरणों का? अग्निमा जी, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? तो शायद अग्निमा जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, एक बार फिर उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ममता की तारीफ की तो यूपीए पर निशाना साधा, ये मोदी का अंदाज है, और अपने अंदाज में इस वक्त वो फुल फ्लेज नजर आ रहे हैं। यूपीए राज में फाइलें तक आगे नहीं बढ़ रही हैं, यूपीए की गवर्नेंस अच्छी नहीं है, लोग फाइल खोलकर उन्हें देखना नहीं चाहते। गुजरात में विकास 2 साल में नहीं हुआ कि पिछले 10 सालों तक मेहनत की है मोदी ने, और उसका यह नतीजा है। ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के गड्ढे ही अब तक वो भर रहे थे, असल विकास तो गुजरात का अब होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में 32 साल के गड्ढे भरे जा रहे हैं, और ये काम ममता बनर्जी बखूबी कर रही हैं। वाम सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 32 साल तक प्रदेश में घपला और घोटाला रहा, विकास के नाम पर कुछ नहीं हो सका, ये वाम सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। और एक बार फिर अग्निमा दुबे हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अग्निमा जी, कोलकाता पहुंच के मोदी जो कुछ कह रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं ममता बनर्जी की, यूपीए को कुछ और फटकार लगा रहे हैं, अपनी काबिलियत बता रहे हैं, और वर्तमान सरकार की खामियां, क्या संकेत हैं उनके इस बोल वचन में?
तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एक बार फिर अग्निमा जी हमारे साथ नहीं है। तो मोदी के भाषण की बड़ी बातें हैं, जिनमें है बंगाल में 32 साल तक तबाही का मंजर चला, ये कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। गुजरात के गड्ढे अब तक मोदी भर रहे थे और बंगाल के गड्ढे भरने की बारी अब ममता बनर्जी की है, जो वो कर रही हैं। मौजूदा सरकार लेफ्ट के गड्ढे भर रही है। आपको बता दें 32 साल तक बंगाल में लेफ्ट पार्टीज का शासन रहा, वाम दलों का शासन रहा, लेकिन मोदी के मुताबिक इन 32 सालों में बंगाल खोखला हो गया। विकास की बहुत सी इबारतें लिखी जानी थी, लेकिन वो अधूरी रह गई, क्योंकि तब की सरकार ने इसकी कोशिश ही नहीं की। अग्निमा जी आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? जी बताएं। जी अग्निमा जी, कोलकाता पहुंचने के बाद मोदी जिस तरीके के बोल वचन कहते नजर आए, क्या मतलब है उनका? देखिए, जो मुख्य तौर पे अगर हम ममता की बात करें तो ममता के लिए जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, उनका एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया है कि जो केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है उसको लेकर, उससे साफ है कि जो बीजेपी है आने वाले समय में जब 2014 के इलेक्शन होंगे तब के वो विकल्प खोल के रखना चाहती है। ममता से कोई टकराव नहीं लेना चाहती। अगर सरकार बनने की कभी 2014 में संभावना होगी तो ममता का एक विकल्प खुला रखना चाहती है। यही कारण है कि आज मोदी ने कहीं, भले ही ममता आज दिल्ली आ गई हैं और उनको अनुमति भी नहीं दी थी एक रैली करने की, तो ऐसे में जो बीजेपी है फिलहाल टकराव के मूड में नहीं है। और मोदी ने जिस तरह से बातें करी हैं उससे यही संकेत जाता है कि बीजेपी। तो मोदी की बातों से यही संकेत है कि टीएमसी के लिए एक और विकल्प खोलना चाहती है बीजेपी, और वो एनडीए के रूप में हो सकता है। मोदी जिस तरह से एक के बाद एक कई प्रदेशों में जा रहे हैं, वहां के मौजूदा हालात की चर्चा कर रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं, और भी कई इस तरीके की चीजें वो बताती हैं कि ये राजनीति है और राजनीति करने में मोदी कितने माहिर हैं, ये साफ तौर से पता चल रहा है। अग्निमा दुबे लगातार इस खबर पर हमारे साथ बनी हुई है। अग्निमा जी, अचानक से ये जो सिलसिलेवार तरीके से 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का दूसरे स्टेट्स में जाना और इस तरीके के भाषणों में शामिल होना, इस तरीके के सम्मेलनों में, समारोह में शामिल होना, क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ऐसा लग रहा है कि वो खुद भी समझ गए हैं कि मैं ही डिजर्विंग पीएम हूं, मैं ही पीएम इन वेटिंग हूं, और इसलिए शायद ये पुरजोर कवायद उनकी शुरू हो गई है। तो मोदी के भाषण की कई बड़ी बातें हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मोदी पूरी तरीके से तैयार हैं उस पद को संभालने के लिए जिस पद का उन्हें सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। हालांकि मोदी के पीएम के रूप में प्रोजेक्शन को लेकर कई तरीके के विरोधाभास पार्टी में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा तबका शायद इस वक्त उनके पक्ष में है, उनके फेवर में है, और इसीलिए एक ऐसी भूमिका बांधने की पूरी कोशिश की जा रही है जिसमें पीएम के पद पर मोदी मिस्टर परफेक्शनिस्ट नजर आते हैं। एनडीए सरकार की तारीफ करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करना नहीं भूले नरेंद्र मोदी। इसी के साथ खबरों में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है, और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे।
हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सियासत और हम बात कर रहे हैं मोदी के कोलकाता नमो नमा की। जी, आजकल मोदी जहां भी जा रहे हैं वहां बस कुछ और ही रंग नजर आ रहा है। हर चीज, हर नजरिया जो है वो मोदी के पक्ष में बदल गया है। हर दृष्टिकोण उनके फेवर में है, लोग उनकी वाहवाही कर रहे हैं और मोदी अपनी राजनीति सही करने या सीधी करने या साधने के चक्कर में जो भी मुमकिन हो सकता है उसकी पुरजोर कवायद कर रहे हैं। लेकिन मोदी बोले और सरकार चुप रहे, ये मुमकिन नहीं है। मोदी के भाषण पर यूपीए ने तेवर तल्ख करते हुए जमकर निशाना साधा। बजाय इसके कि इधर उधर भारतीय जनता पार्टी घूमती फिरे, नीतीश कुमार जी से पूछे ना, उनका अपने अलाई है ना। अमेरिका उन्हें वीजा देने को तैयार है, पैसे खर्च कर रहे हैं, एमपीज को पैसे दे रहे हैं, फिर भी वीजा नहीं मिल रहा। और नीतीश कुमार बिहार में जाने का वीजा नहीं दे रहे। तो बाकी देश के हिस्सों में घूमने की बजाय पहले नीतीश जी को तो विन ओवर करें, उसके बाद आगे बढ़ें। कि हम तो कहते हैं कि वे शादीशुदा हैं, लेकिन वे इस बात को उजागर नहीं करते। जिसकी अपने साथ पत्नी नहीं है वो महिलाओं के बीच में जाकर उन्होंने कुछ ज्ञान दिया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। लेकिन जहां तक हमारा प्रश्न है, हमें नरेंद्र मोदी हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारे सामने नरेंद्र मोदी या भाजपा का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कोई हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। तो कांग्रेस जहां उनकी किरकिरी करने पर आमादा है, वहीं नरेंद्र मोदी के भाषण पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बलबीर पुंछ ने जमकर उनकी तारीफ की। साथ ही मोदी को एक अच्छा नेता भी करार दिया। यहां तक कि पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस मौके पर उनकी जमकर तारीफ की। नरेंद्र मोदी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, देश के उदयमान नेता हैं। उनका पूरे देश में जहां भी जाते हैं भव्य स्वागत होता है और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता और संतोष का विषय है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की दिक्कत ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी के उस किसी भी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसी का नतीजा है कि बार बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए हमें भारतीय जनता पार्टी को या देश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस उसे एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। देश के लोग उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि हमें मोदी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपनी उनकी पार्टी में उन्हें लेकर कोई एक्सेप्टेंस नहीं है।
वहीं बीजेपी ये कहती है कि हमें कांग्रेस के रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आने वाले समय में वो कहीं नजर नहीं आएगी। मोदी का डर, मोदी का खौफ है उनके जहन में। उन्हें डर है कि कहीं अगली सरकार एनडीए की ना हो। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अरुण धांटा सीधे जुड़ रहे हैं। अरुण, ये जो तल्खी नजर आ रही है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में, एक कहता है कि हमें मोदी के अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो कुछ है ही नहीं, हम उन्हें काउंट ही नहीं करते। बीजेपी कहती है कि आप उनका नाम इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि आप उनसे डरते हैं। कौन सी बात सच ज्यादा लग रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह से अगर हम कांग्रेस को पहले लें तो जिस तरह से कांग्रेस निशाना साध रही है नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस को ये पता है कहीं ना कहीं बीजेपी के पास अगर चेहरा है तो वो नरेंद्र मोदी है। और अगर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी, जब भी राहुल गांधी कुछ भी कहते हैं तो कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी की तरफ से होता है। क्योंकि देखिए ये खेल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जो है वो डिले कर रही है नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम कैंडिडेट, या कांग्रेस भी साफ नहीं कर रही, हालांकि उनके नेता कह रहे हैं राहुल गांधी होंगे, राहुल मना करते हैं कि नहीं मेरे नेता ऐसा ना कहें कि मैं प्रधानमंत्री के लिए, और मोदी भी यही कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों दलों में अगर हम देखें तो तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। एक दूसरे को निशाना साधने का जो ये खेल है ये लगातार चलता आ रहा है। अब देखिए मोदी ने जिस तरह से आज कुछ कहा तो उसके एकदम से जवाब में जो है कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया। राशिद अल्वी ने उसका कड़ा जवाब दिया, दिग्विजय सिंह ने, उसी के चलते राहुल गांधी ने 3 दिन पहले जब सीआईए ने कहा था उसके चलते जो है वो कड़ा प्रहार बीजेपी की तरफ से आता। कहीं ना कहीं जुबानी जंग जो है ये राजनीति का हमेशा से हिस्सा रहा है और इसे रोकना, और देखिए राजनीति में बहुत जरूरी है। मोदी को लेकर कांग्रेस जो है वो बार बार दुखती रख पे हाथ रख रही है। राशिद अल्वी साहब ये कह रहे हैं कि अमेरिका तो उनको वीजा नहीं दे रहा, वो तो दूर की बात है, बिहार में उनकी एंट्री नहीं हो सकती। आप पहले अपने सहयोगी को तो मना लें, उसके बाद आप दुनिया को बताइए कि वो आपके पीएम पद के दावेदार हैं या नहीं है। तो एक दुखती रख पकड़ ली है कांग्रेस ने, जिस पर बार 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 पिंच किया जाता है ताकि तकलीफ हो बीजेपी को। जी देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि दुखती कहीं ना कहीं जब भी बात आती है नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी का अगर हम देखें तो पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है, जिस तरह से गुजरात के जो दंगे हुए थे उसमें उनका नाम आता है। और अगर हम अब देखिए बीजेपी में जिस तरह से उनका कद बढ़ा है तो कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के अलायज हैं वो जो है बीजेपी से संभलने मुश्किल हो गए। तो कहीं ना कहीं जब भी कुछ मोदी कहते हैं तो उसके जवाब में जो है वो कांग्रेस या अन्य दलों के पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे वो उन्हें घेरने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आपने दुखती रग जो शब्द इस्तेमाल किया वो करते हैं, वही चीजें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, मोदी भी इसमें कम नहीं है। मोदी को भी जब जब मौका मिलता है वो भी जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, या अन्य नेता कोई भी हो बीजेपी के, वो कसर नहीं छोड़ते हैं कि कांग्रेस को जो है वो आड़े हाथों ना लिए। हर जगह जहां मौका मिलता है तो हर प्लेटफॉर्म पे वो उस चीज को जो है वो एक दूसरे की जो है वो जुबानी जंग बरकरार रहती है। तो वही चीज यहां हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने जो कहा आज अगर हम देखें तो कोलकाता में जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर जो है निशाना साधा, और कहीं ना कहीं एक ग्लोबलाइज जो अपनी इमेज को वो कर रहे हैं। देखिए धीरे धीरे अभी दिल्ली में उन्होंने कल जो है फिक्की के सम्मेलन में महिलाओं का जो सम्मेलन था उसमें बहुत सारी चीजें कही, और आज एकदम से वो कोलकाता पहुंच गए। कोलकाता में भी उन्होंने जो है वो जितने उद्योगपति है उनके सामने अपनी बातें रखी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को एक ग्लोबलाइज कर रहे हैं। स्ट्रैटेजी है एक बीजेपी की, कहीं ना कहीं जो उनका फेस है उसे एक जो है एक वैल्यू ऐसी दी जाए, नेशनल वैल्यू दी जाए, ताकि इस तमाम लोगों के बीच ऐसा चेहरा हो जब चुनाव हो सामने तो जब प्रोजेक्ट करें मोदी को तो किसी को दो राय ना हो, शंका ना हो। तो तमाम चीजें हो रही है फिलहाल जिस तरह से मोदी ने आज कहा। बहुत सही, यहाँ पर आपने एक बात कही कि वो अपने आप को नेशनलाइज कर रहे हैं, एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर वो अपनी छवि को उभारने की कोशिश करें और चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके प्रति एक्सेप्टेंस हो। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी में अब तक उनको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं है। एक धड़ा अगर उनके फेवर में खड़ा है तो दूसरा उनके अगेंस्ट भी है। नीतीश उनके अगेंस्ट खड़े हैं, शिवसेना उनके फेवर में है। तो इस तरीके की सिचुएशंस है। कांग्रेस बार बार ये कह रही है कि ऐसे नेता को देश एक्सेप्ट नहीं करने वाला जिसकी खुद की पार्टी उसके फेवर में नहीं नजर आ रही। देखिए वही चीजें हो रही हैं बीजेपी के अंदर। अगर हम देखें तो काफी लंबे समय से जो है आंतरिक कलह चली हुई है, और कहीं ना कहीं अगर हम जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार ने पहले ये साफ कर दिया था कि अगर नरेंद्र मोदी को का चेहरा बीजेपी लेकर चलती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ना होगा। उसी के चलते कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जो है वेस्ट बंगाल का रुख किया, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को भी जो है थोड़ा सा अपने पाले में लेने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह से नकार दिया और मोदी जब वहां पहुंचे तो ममता बनर्जी वहां से निकल गई, और उनका 4 दिन का जो ट्रिप है दिल्ली का, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इशारा कर रही है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहती है। उनका अभी भी रुख जो है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो कांग्रेस के लिए बरकरार है। तो ये चीजें हो रही हैं। और जो आंतरिक कलह की आपने बात की उसके लिए कई बार जितने भी देखिए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह कितनी सलाह दे चुके हैं वो अपने नेताओं को कि जिस तरह के वो बयानबाजियां कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी के सपोर्ट में, कुछ आडवाणी के साथ कह रहे हैं, तो तमाम चीजों पर रोक लगाने की बात की। लेकिन देखिए ये जो ऐसी चीजें हैं जो रुकती नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों की जुबान फिसल जाती है। वही हो रहा है जिस तरह विजय गोयल ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा ने आडवाणी का नाम लिया, तो तमाम चीजें जो है बीजेपी के अंदर जो इंटरनल क्राइसिस है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी
बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। तो बड़ा मसला यही है कि क्या मोदी को राष्ट्रीय नेता के तौर पर, एक बड़ी छवि के तौर पर, एक दिग्गज दावेदार के तौर पर लोग अपना पाएंगे, खासकर तब जब उनकी पार्टी का एक धड़ा आला नेताओं का एक ऐसा वर्ग है जो उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बतौर पीएम, और खासकर अलायंस को लेकर जो प्रॉब्लम है, जब तक ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं होती, क्या मोदी के लिए अपने आप को राष्ट्रीय नेता के रूप में साबित करना आसान हो गया नहीं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल इसी के साथ सियासत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके